स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यू चैप्टर वर्क पावर एंड एनर्जी इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप पहले भी पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि वर्क के लिए आप लोगों ने प्रीवियस क्लास 9th-10th में पढ़ा होगा कि वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट यहाँ पर हम लोग देखेंगे कोई बॉडी है, इसमें फोर्स अप्लाई किया और इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये बॉडी डिस्प्लेस कर गई एस। तो यहाँ पर बात ध्यान देने वाली है कि मैंने फोर्स तो अप्लाई किया, लेकिन हमको फोर्स का वैल्यू लेना होगा जो रिस्पॉन्सिबल है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के लिए, जो रिस्पॉन्सिबल है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा भाई, इधर तो आपका एंगल अगर थीटा है तो एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा रिस्पॉन्सिबल है बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका वर्क फोर्स यहाँ पर एफ नहीं होगा, फोर्स हम लोग डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल एफ कॉस थीटा है। इसमें आप एफ के दो कंपोनेंट ले सकते हैं, मान लीजिए इधर भी एफ साइन थीटा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे आपका एम जी आ जाएगा, एम जी और एफ साइन थीटा इक्वल हो जाएंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स जो होगा वो एफ कॉस थीटा होगा और इसमें डिस्प्लेसमेंट आपका एस हो रहा है। करेक्ट है? तो जो आपका वर्क डन है वो एफ कॉस थीटा इंटू एस। वेक्टर की क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा था, कहीं पर अगर ए बी कॉस थीटा लिखा हुआ है तो ये एक्चुअल में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है। सही है बात? तो यहाँ पर जो वर्क डन आ रहा है वो आपका एफ एस कॉस थीटा आ रहा है, इट मीन्स वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। रिजल्टेंट जो होगा वो स्केलर होगा, इसलिए वर्क पर मैं जो है वेक्टर नहीं शो कर रहा हूँ, वर्क आपका स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। अब बात आती है वर्क का यूनिट क्या होगा। तो वर्क की यूनिट के लिए आप जाएंगे जूल या फिर अर्ग, जूल या अर्ग इसका यूनिट बन जाएगा। अब बात आती है कि इसका अगर डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग लिखें तो ये आपका एम एल स्क्वायर टी माइनस टू हो जाएगा। करेक्ट है? यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं जो वर्क से रिलेटेड हैं। आइए इसको मैं रफ कर देता हूँ। मान लीजिए कोई पर्सन है और उसकी सर पर ये आपका वेट कोई आपने ले रखा है और ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो एस हो गया, डिस्प्लेसमेंट आपका एस हो गया। लेकिन फोर्स अगर बात करी जाए फोर्स की, तो फोर्स जो है डाउनवर्ड एक्शन पर mg जा रहा है। तो यहां पर आप अगर देखेंगे डिस्प्लेसमेंट s, फोर्स mg के बीच का एंगल 90 डिग्री है। करेक्ट है? डिस्प्लेसमेंट s, फोर्स mg के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो अब यहां पर अगर आप फॉर्मूले से वर्क डन फाइंड आउट करते हैं तो वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, थीटा यहाँ पर 90 डिग्री आ रहा है तो एफ एस कॉस 90। तो यहाँ पर ये जो है आपका वर्क डन जीरो आ जाएगा, जो वर्क है वो आपका जीरो आ जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पर जो वर्क है वो आपका
0 आ जाएगा। इसमें अगर यही पर्सन जो है अब वर्टिकली अगर इसको इस वेट को वर्टिकली अगर ले जाना चाहता है तो वर्टिकली देखते हैं क्या होता है। रफ कर दिया जाए, इसको मैं रफ कर देता हूं। यहां पर अगर यही पर्सन वेट को वर्टिकली अपवर्ड एक्शन पर ले जाता है तो डाउनवर्ड एक्शन पर mg होगा फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपवर्ड हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं 180 डिग्री जो है 180 डिग्री जो है आपका एंगल क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल आ रहा है, करेक्ट है, 180 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब बात आती है कि वर्क डन जो हो रहा है स्प्रिंग के केस में, ये आपका, और आपने इसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करा दिया है x, तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आप इसका कराएंगे उसके जस्ट अपोजिट यहां पर फोर्स क्रिएट होगा, और ये रिस्टोरिंग फोर्स होगा। इसमें एज अ पोटेंशियल एनर्जी जो है वर्क डन स्टोर होता है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं F इक्वल टू माइनस के एक्स, यहाँ पर F इक्वल टू माइनस के एक्स यहाँ पर फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट आपका x है। फोर्स माइनस के एक्स है, डिस्प्लेसमेंट आपका x है। तो आइए इसके ग्राफ से हम लोग कुछ बात करते हैं कि ग्राफ इसका क्या कहता है। क्या ये डिस्प्लेसमेंट, जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा उतना ज़्यादा फोर्स इसमें अप्लाई होगा, तो कहीं ना कहीं फोर्स, और वैसे भी आप देख सकते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। माइनस साइन केवल इस वजह से आ रहा है कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इसमें अगर ग्राफ देखा जाए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ये F और ये आपका x, और यहाँ पर F इक्वल टू माइनस के एक्स मान लीजिए, या अगर आप सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करेंगे तो आपका यहाँ पे F इक्वल टू के एक्स। जब आपने डिस्प्लेसमेंट x कराया है तो उस सिचुएशन पर आपको फोर्स की वैल्यू के एक्स मिल रही है, करेक्ट है, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। या फिर आप F भी लिख सकते हैं, x डिस्प्लेसमेंट पर फोर्स का वैल्यू F मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं ये बताना चाहता हूँ कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो ग्राफ बना है, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया है। आप स्टूडेंट पूछ सकते हैं सर ये स्ट्रेट लाइन ही क्यों आया है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा। तो ग्राफ और हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ग्राफ और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच में जो एरिया आएगा, ग्राफ और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच में जो भी एरिया क्रिएट होगा वो एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान देने वाली बात है कि ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच में जो भी एरिया आ रहा है, ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच में जो भी एरिया आ रहा है, ये एरिया कहीं ना कहीं इनके मल्टीप्लाई यानी कि वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें, जो ये एरिया आएगा वो वर्क होगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, 1/2
बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस, बेस आपका x है और हाइट आपकी देखिए f आ रहा है, और यहाँ पे f की वैल्यू kx है, तो आपका हाफ kx स्क्वायर ये वर्क डन आ रहा है। अब आप समझ चुके होंगे कि स्प्रिंग का केस अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पर वर्क डन जो है आपका हाफ kx आता है, हाफ kx स्क्वायर आता है। मान लीजिए अगर स्प्रिंग की जो ऑलरेडी अगर हम लोग ऑब्जर्वेशन करें और इस पोजीशन पर ये x इक्वल टू 0 था, यहाँ पर बॉडी पहुँचने पर x1 था और यहाँ पर x2 था, तो x1 से x2 में कितना वर्क करना पड़ा। x1 से x2 पहुँचने पर हमने देखा कि वर्क कितना हो रहा है, करेक्ट है। तो इस पोजीशन के लिए जो आपका वर्क डन होगा W1 वो आपका हाफ के x1 स्क्वायर हो जाएगा, और x2 पर जो वर्क डन है W2 वो हाफ के x2 स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर अब बात करी जाए कि आपने कितना वर्क किया, आपसे बात किया जाए कि भाई आपने कितना वर्क किया x1 टू x2 के लिए, तो देखते हैं यहाँ पर वर्क डन W2 माइनस W1 हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर, तो हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर ये आपका वर्क डन आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम, ये आपका वर्क डन आ जाएगा। अब बात आती है कि फोर्स जो है, हम लोग वर्क डन फाइंड आउट करने जा रहे हैं, लेकिन फोर्स को हम लोगों ने वेरिएबल ले लिया। तो ग्राफ देखते हैं सबसे पहले, ग्राफ कैसे बनेगा। ये मान लीजिए आपका इस तरह से ग्राफ बना हुआ है, करेक्ट है। यहां पर आपका ये आपका ग्राफ बना हुआ है, और ग्राफ को मैं और क्लियर करने के लिए आपको बता देता हूं। ये आपका ग्राफ बना हुआ है, करेक्ट है। ग्राफ अच्छा, एक बात ये भी है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ बना हुआ है। वेरिएबल फोर्स, आपने वेरिएबल फोर्स के लिए ग्राफ ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर ये आपका x1 और इधर ये आपका x2 आ जाएगा। इसमें अगर मैं बात करूं, मैंने एक स्ट्रिप को सेलेक्ट किया वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, dx के लिए, तो आपका इस पर जो वैल्यू है ये फोर्स मिलता है, लेकिन फोर्स कैसा है, वेरिएबल है। तो वर्क डन अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो ये F dx आएगा, करेक्ट है। F dx आएगा, और x1 टू x2, x1 से x2 के लिए, लेकिन फोर्स वेरिएबल है, वो फंक्शन ऑफ x है। कहीं ना कहीं फोर्स अगर वेरिएबल है, फंक्शन ऑफ x है, तो आपका इस तरह से आप इस फॉर्मूले से वर्क डन फाइंड आउट करेंगे, करेक्ट है। यहाँ पर आपने वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन फाइंड आउट कर लिया है। अब बात आती है एनर्जी।
एक्चुअल में जो ये वर्क डन है, कहीं ना कहीं जो ये वर्क डन है वो एनर्जी की ही फॉर्म है। देखते हैं कैसे क्या। आप अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट x करा रहे हैं, x इक्वल टू 0 से, और इधर अपोजिट एक्सिस में फोर्स लग रहा है जो कि -kx होता है, और अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था वर्क डन। तो जो ये वर्क डन है, ये वर्क डन जो आपका आया था ½ kx², ये एज अ पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ये बात आपको यहाँ पर समझनी है कि ये जो वर्क डन है वो आपका पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। करेक्ट है? तो ये बात आपको ध्यान देना है। यहाँ पर रफ कर दिया जाता है, माइनस केवल डायरेक्शन के लिए है, माइनस केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब बात आती है यहाँ पर हम लोग एनर्जी का भी यूनिट जो है वही जूल और अर्ग हो जाएगा जो वर्क डन का होता है। डायमेंशन फॉर्मूला भी ml²t-2 हो जाएगा। और यहाँ पर अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करने जा रहे होता है। तो यहाँ पर हाफ, एक छोटा सा बच्चा है अभी किस क्लास में आप पढ़ते हैं? सेकंड में पढ़ता है बच्चा, और बता रहा है, क्या बता रहा है? आओ इधर आके बताओ, आ जाओ आ जाओ। बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ये बच्चा है? चलो ठीक है। हाँ, इसने बताया है सेकंड क्लास के बच्चे ने कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ mv² होता है। तो यहाँ पर हम लोग अगर m²v² लिख दें तो हमको m से डिवाइड कराना होगा, और ½ mv का होल स्क्वायर बाई m, जो कि आपका ½ p² बाई m हो जाएगा। करेक्ट है? तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी आ गया। सही है? तो यहाँ से हम लोग एक रिजल्ट पर पहुँच गए। वो रिजल्ट क्या है? काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं लीनियर मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के, और लीनियर मोमेंटम जो है p = mv होता है, p = मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो ये ना कहीं हमको ये इंफॉर्मेशन मिल गया है। तो अब ग्राफ की बात आती है, अगर काइनेटिक एनर्जी लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का स्क्वायर लेते हैं, तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। सही है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। हमने पूरा का पूरा p² को में ही ग्राफ ड्रॉ करा है। लेकिन अगर हम लोग बात करें काइनेटिक एनर्जी और p की, तो कहीं ना कहीं ये बात जो आ रही है E = p², तो ये क्वाड्रेटिक है, y = x² का ग्राफ है, पैराबोला हो जाएगा। तो आपका इस तरह से ग्राफ बनेगा। पैराबोला के केस में आपका ग्राफ इस तरह से चला जाएगा। करेक्ट है?
ये पैराबोला चला जाएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला होता है, और ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में स्ट्रेट लाइन चला जाएगा। लेकिन अगर ग्राफ बात करी जाए, आपने काइनेटिक एनर्जी और 1/p² ले लिया, तो काइनेटिक एनर्जी और ये दोनों जो हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। कैसे हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, क्योंकि आप लिख कर देख लीजिए, ई के इक्वल टू 1/p², दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, और यहाँ पे ग्राफ आपका कर्व आ जाएगा, यहाँ पर आपका ग्राफ कर्व आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को कुछ ग्राफ के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, यहाँ पर मैंने आपको कुछ ग्राफ के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं। इसको रफ करा जाता है। यहाँ पर हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। अगर ये आपका बॉडी h1 हाइट पर है और h1 हाइट से ये h2 हाइट पर पहुंच गया, इसके लिए अगर आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है तो स्मॉल आपने इसको dx ले लिया आपने, मान लीजिए, करेक्ट है, ये आपका अर्थ सरफेस है। तो कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट dx हो रहा है, आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स लगाना है, तो ये आपका एफ dx हो जाएगा, वर्क डन आपका एफ dx हो जाएगा। लेकिन लिमिट आपको h1 से h2 अप्लाई करनी है, और जो ये वर्क डन होगा, एक्चुअल में जो ये वर्क डन होगा, वो बॉडी में एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, वो बॉडी में एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? ये बॉडी में एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। इसको आप डी भी चाहे तो ले सकते हैं इंटीग्रेशन अप्लाई करके। तो रफ करके मैं अलग से स्टोर कर बता दे रहा हूँ भाई। इस बॉडी को आप ग्रेविटी के अगेंस्ट नीचे जाना चाहती है, ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर डिस्प्लेसमेंट कराते हैं, तो फोर्स अप्लाई करना होगा और dx, करेक्ट है, लिमिट ये अप्लाई कर सकते हैं, और ये आपका du के इक्वल हो जाएगा। जो ये पोटेंशियल एनर्जी, जो ये आपने वर्क डन किया है, ये जो आपने वर्क डन किया है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। ये वर्क डन आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ये आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब बात यहाँ पर आ रही है कि आपको यहाँ पर वर्क डन करना पड़ रहा है अगेंस्ट, इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाता है, इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाता है। तो बहुत से लोग इसको F इक्वल टू माइनस du/dx से भी पढ़ते हैं, करेक्ट है। इसको यहाँ पर बहुत से लोग du/dx से पढ़ते हैं। भाई सिंपल सी बात है, एक बॉडी को किसी डिस्प्लेसमेंट हाइट से हम लोग दूसरे पोजीशन पर ले जाते हैं, तो वर्क डन करना होगा। वर्क डन क्या होगा? आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यही वर्क डन आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। तो इससे आपका F इक्वल टू माइनस du/dx भी आ जाता है, करेक्ट है। ये बात आपको समझ में आ रही है? इसमें तो मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम वाली बात है।
तो